आज का पहला नंबर सवाल है कि हीलियम कैसा तत्व है। यहाँ पे बताना है कि हीलियम कैसा तत्व होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हीलियम कैसा तत्व होता है, तो हीलियम अक्रिय होता है। क्या होता है? अक्रिय होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। यहाँ पे बताना है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो हाइड्रोजन कितना होता है, जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O है। तो इसमें कितना हाइड्रोजन कितना होता है, तो 2, ऑक्सीजन कितना, 1 है। तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वाले, याद रखिएगा। तीसरा सवाल कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, मतलब आवर्त कितने हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर। अगर पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग पूछेगा तो कितना होता है, 18 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, वर्ग पूछेगा तो 18 हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला सवाल कि सिलिकॉन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस वाला है। सिलिकॉन क्या है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। क्या, उपधातु है। इससे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर का जगह सी हो जाएगा। याद रखिएगा, सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। याद रखिएगा। 5 नंबर सवाल है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। यहाँ पे बताना है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। क्रियाशील मूलक कौन है, तो अल्कोहल है। क्या, अल्कोहल। इसे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव है। याद रखिएगा एग्जाम के लिए। 6 नंबर सवाल है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। यहाँ पे बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना था, तो पेड़ पौधों से, मतलब प्रकाश संश्लेषण से बना था। प्रकाश संश्लेषण से। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला सवाल कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पे बताना है कि ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल हो जाएगा। करेक्ट आंसर का हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम के लिए। 8 नंबर सवाल है जी कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। हमें बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब है। हमें बताना है कि औसत पराकुंचन दाब कितना होता है। पराकुंचन दाब कितना होता है, तो 120 mmHg होता है। क्या होता है, 120 mmHg होता है। याद रखिएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंस वाले, एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगला नौ सवाल है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। यहाँ पे बताना है कि बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। किस भाग में होता है, तो पत्ता में होता है। किस में होता है, पत्ता में होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल है जी कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक किसको करता है, तो नाइट्रोजन को करता है। किसे करता है, नाइट्रोजन के। इससे आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हमें बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा होता है। क्या होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। इससे आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम के लिए एकदम क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जो याद रखिएगा। 13 नंबर कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। म्यू का मान क्या होता है, म्यू का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 14 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर से हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा। 15 कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है।
किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। यहाँ पे बताना है कि किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। इससे आप लोग याद रखिए, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 16वां सवाल कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। यहाँ पे बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो उष्मीय पर। क्या करता है? उष्मीय पर प्रभाव करता है, उष्मीय पर कार्य करता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 17वां सवाल कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। हमें बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर V बटा क्या होता है? I होता है। याद रखिए, R बराबर V बटा I होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 18वां सवाल है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। हमें बताना है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त होती है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19वां सवाल कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। यहाँ पे बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो साफ जल में। क्या हो जाएगा? साफ जल में रहता, साफ जल में रहता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर। अगर पूछा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला किस तरह के जल में रहता है, तो इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलते हैं सवाल के 20वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यहाँ से बताना है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन नहीं है। कौन नहीं है जी? फटाफट से बताइएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा होगा। क्या जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।